ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स के तीनों लॉज को हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है। कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो प्री डिफाइंड है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है, इसका डायरेक्शन भी डिफाइंड है। कुछ उसी तरह के फोर्सेस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आखिर फोर्सेस डिस्कस क्यों करेंगे, ये भी सवाल है। देखिए, फोर्सेस पहले हम डिस्कस करेंगे इसलिए क्योंकि हमको इसके बाद एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। अब कहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। देखिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। किसी सिचुएशन में बॉडी पड़ी हुई है, सपोज कीजिए एम बॉडी है, इस सरफेस पे रखी हुई है, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, इस सिस्टम से इस बॉडी को हटा के यहाँ देखिए, यहाँ रख लीजिए, ठीक है। अब इस यहाँ पे देख के बताइए कि यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स इस पे लग रहा था, और बस जो फोर्स यहाँ लग रहा था उसी को यहाँ शो कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ फोर्स ये यहाँ रखा हुआ है, तो कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो mg लगेगा नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ दो तरह के फोर्स लगे, तो अगर इस बॉडी को उठाए यहाँ रखे तो क्या लगा, mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जो भी फोर्सेस यहाँ वर्क कर रही है इस बॉडी पे, उसको अलग रख के उस फोर्सेस को ड्रॉ करके दिखाना ही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। यानी कि बॉडी को यहाँ से फ्री कर लीजिए और जितने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उसको यहाँ शो कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। और जब ऐसा हम करते हैं तो ऐसा कर लेने से हमको आगे इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा सुविधा होता है, हमको पता चल जाता है कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए पहले हमको टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में जानना जरूरी है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कोई भी बॉडी अगर अर्थ के सरफेस पे है, कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे है या अर्थ के इन्वायरमेंट में है और वो बॉडी रखी हुई है या कहीं पे एग्जिस्ट कर रही है, तो उस बॉडी पे एक नेचुरल फोर्स वर्क करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अर्थ किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है और उस बॉडी को अपनी ओर खींचती है, अपने सेंटर की तरफ। तब ये क्वेश्चन उठेगा कि आखिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सपोज कीजिए ये सरफेस है, अर्थ के एनवायरनमेंट में यहाँ रखी हुई है, यहाँ अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब ये बॉडी है m जिसका मास है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करता है यहाँ सीखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। यानी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नेचर होता है क्या होता है, पुलिंग नेचर होता है। ये अपनी ओर खींचता है, ये पुशिंग नेचर का नहीं होता है कि ये इस बॉडी को पुश करेगा ऊपर की तरफ। किस तरफ का होता है, अट्रैक्टिव कह सकते हैं या पुलिंग नेचर होता है इसका। तो ये क्या होगा, इस तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, इसका डायरेक्शन हमेशा अर्थ क्या करती है, अपने सेंटर की तरफ इसको अट्रैक्ट करती है। तो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्शन होगा, लेकिन हम इसको कंसीडर करते हैं किस तरफ, अर्थ का जिधर सरफेस है, अर्थ अपने सरफेस के तरफ इस बॉडी को क्या करेगी, पुल करेगी या अट्रैक्ट करेगी। तो मान लीजिए अर्थ का सरफेस यहाँ है तो अपनी तरफ खींचेगी, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। डायरेक्शन तो पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है, अर्थ के सरफेस की तरफ। दूसरा चीज क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड होगा इसका, सपोज कीजिए मास m है और हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, g। तो इसके मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। यानी कह सकते हैं कि m और g यानी कि mg फोर्स का मैग्नीट्यूड किस तरफ लगेगा, अर्थ के सरफेस की तरफ। तो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स जान गए कि ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द और सेंटर ऑफ द अर्थ या सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर इसके मास से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को
मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। सपोज कीजिए इसका मास m है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, g है, ये यूनिवर्सल है। अर्थ के किसी कोने में चले जाइए, थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि g हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। g को कांस्टेंट लेके ही हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो mg हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। अगर मास m हो गया तो हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा किसी बॉडी पे, क्या कितना लगेगा, mg, और टुवर्ड्स द अर्थ ऑफ द सेंटर और सरफेस ऑफ द सेंटर। अब हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स क्या होता है, देखिए अप्लाइड फोर्स का ना ही कोई प्रॉपर डायरेक्शन है, ना ही कोई प्रॉपर मैग्नीट्यूड है। अप्लाइड फोर्स क्या होता है, अगर किसी बॉडी पे अप्लाई किए तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि ये बॉडी पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है। अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो हम पे डिपेंड करेगा कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दें या 20 न्यूटन का लगा दें, कितना का लगाते हैं ये डिपेंड करेगा हम पे। ये इसका कोई मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, हो सकता है हम इधर से भी फोर्स लगा सकते हैं। ये अप्लाइड फोर्स जब आपको दिया हुआ रहेगा तो पहले से यहाँ गिवन रहेगा कि अप्लाइड फोर्स है, इस डायरेक्शन में लग रहा है और इतने न्यूटन का लग रहा है, ठीक है। क्योंकि अप्लाइड फोर्स का ना ही कोई प्री डिफाइंड डायरेक्शन है और ना ही कोई प्री डिफाइंड मैग्नीट्यूड है। ये डिपेंड करता है कि कौन इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये हमको पहले से पता होगा। अगर अप्लाइड फोर्स कहीं हमको डिस्कस करना है तो ये आपको दिया हुआ रहेगा कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है या 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स आप लोग समझ गए। अब तीसरा हम लोग चलते हैं नॉर्मल रिएक्शन की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन अगर देखिए कोई बॉडी किसी सरफेस पे रखी हुई है तो सरफेस क्या करती है, सरफेस एक नॉर्मली ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पुशिंग नेचर का फोर्स है। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है। तो बॉडी रखी हुई है तो ये सरफेस क्या करेगा, नॉर्मली ऊपर की तरफ, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगता है। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ये कोई जरूर फिक्स नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड जैसे mg फिक्स है वैसे नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है कि हम कह सकते हैं कि इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, किसी केस में, इस केस में क्या हो रहा है, देखिए mg नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, बॉडी स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि ये mg जो है, mg को कौन बैलेंस कर रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है, इसीलिए बॉडी यहाँ रुकी हुई है। अदरवाइज इस पे नेट फोर्स कोई वर्क कर रहा होता तो बॉडी मूव कर जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉडी क्या है, स्टेशनरी के स्टेट में है। तो इस अवस्था में mg क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो इस केस में हमारा नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, mg के इक्वल हो गया। अब देखिए आप कहिए कि हर केस में तो सर ऐसा ही होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जैसे ही सिचुएशन बदलेगा, आपको एक सिचुएशन हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये एक इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन है जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। यहाँ पे इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है। अब बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, ये अर्थ का सरफेस है, नीचे की तरफ लगेगा mg। और नॉर्मल रिएक्शन हम बताए हैं कि सरफेस, जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उसके परपेंडिकुलरली लगता है, नॉर्मली लगता है। परपेंडिकुलरली को हम नॉर्मली भी बोलते हैं, तो नॉर्मली लगता है, तो यहाँ इस तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब बताइए ये तो mg नीचे की तरफ लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा, ये बॉडी यहाँ स्थिर है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है। तो देखिए mg तो कर नहीं रहा है क्योंकि mg की अपोजिट है नहीं। तो mg का कुछ पार्ट्स इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि mg, इसको रिजॉल्व कीजिएगा तो mg साइन थीटा इसके लॉन्ग लगेगा और mg कॉस थीटा इसके लॉन्ग लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन करेगा, mg साइन थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू mg साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, mg साइन थीटा के इक्वल। और इस केस में किसके इक्वल था, mg के इक्वल। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिचुएशन बेस्ड होगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि किस तरह का सिचुएशन है, उसके हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड चेंज होते रहता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा, जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है उसके नॉर्मली इसका फोर्स लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलरली होगा।
हम लोग समझ गए नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे टेंशन इन थ्रेड्स। टेंशन इन थ्रेड्स क्या होता है? देखिए एक तरह का सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए ये यहाँ एक हिंज सरफेस है, यहां से एक थ्रेड्स, ये थ्रेड्स है, इस थ्रेड से बॉडी एम को हैंग किया गया, लटकाया गया जो है। तो इस केस में हम टेंशन इन थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे। जब भी हम टेंशन हम डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, थ्रेड्स को लेना पड़ेगा, थ्रेड्स में ही टेंशन होता है। और इसको क्या लेंगे, ये हम एज्यूम करेंगे कि ये क्या है, मासलेस है, यानी कि इसके पास नेग्लिजिबल मास, मास तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हम ये एज्यूम करते हैं कि ये मासलेस है, जीरो कंसीडर करके चलते हैं। तो थ्रेड्स क्या होगा, जब एम मास का बॉडी इससे लटकाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ एक टेंशन लगेगा ऊपर की तरफ इस थ्रेड में, जिसको हम लोग टी बोलते हैं, और नीचे लगेगा एक एम जी एज यूजुअल, जो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। और ये टेंशन, हमेशा टेंशन क्या होगा, किसी भी थ्रेड्स में टेंशन ऊपर की तरफ लगता है, मतलब ये बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगा, यानी कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और टेंशन टी रहेगा। अगर इसका देखें तो यहाँ टेंशन क्या लगेगा, इस पे टेंशन नीचे की तरफ। यहाँ दो तरह का टेंशन है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। अगर देखिए थ्रेड सेम है, अगर थ्रेड सेम है तो टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन डायरेक्शन इसका अपोजिट हो सकता है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचने जाए तो इस पे थ्रेड्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ, और इस बॉडी का फ्री डायग्राम देखें तो इस बॉडी पर टेंशन किस तरफ लग रहा है, टेंशन एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, और मैग्नीट्यूड इस केस में मैग्नीट्यूड टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा टेंशन क्या हो, mg के इक्वल ही हो, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, जैसा सिचुएशन होगा उस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। लेकिन टेंशन हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी थ्रेड में टेंशन जो होता है हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। इस बॉडी पे लग रहा है तो किस तरफ लग रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर इस पे लग रहा है तो कहां लग रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो हमेशा इसका डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, और इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा इसके सिचुएशन पे। तो हम लोगों ने इस सारे फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, ये प्री डिफाइंड फोर्सेस है, ठीक है। अब ये जब हम लोग डिस्कस कर लिए, तो जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगा हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने में। एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं इसको। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, mg हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ या टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द अर्थ। अप्लाइड फोर्स डिपेंड करेगा कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसका ना कोई प्री डिफाइंड डायरेक्शन है ना प्री डिफाइंड मैग्नीट्यूड है। ये अप्लाई करने वाला जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है कि किधर से लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स ये लगा रहा है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस पे रखे हुए बॉडी पे लगता है और सरफेस के नॉर्मली लगता है, ठीक है। सरफेस ऊपर की तरफ हमेशा परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगाता है, और किसी थ्रेड्स में टेंशन जो होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी, और इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा इसके अगेंस्ट सिचुएशन पे, ठीक है। तो ये चार तरह का फोर्स हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करें। और एक बार जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम लोगों को आसान हो जाएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ सेकेंड मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को कैसे लिखते हैं, उस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, उस इक्वेशन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो एक एक टॉपिक करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम लोग बोलेंगे FBD, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम किसी बॉडी का कैसे ड्रॉ करते हैं।